नमस्कार दोस्तों। आज हम सीटेट की मैथ की पेडागोजी हमने चैप्टर लिया हुआ है और मैथ से संबंधित पेडागोजी किस प्रकार की आपकी पूछी जाएगी, तो वही आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे हम लोग। चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैथ पेडागोजी गणित शिक्षण शास्त्र टाइप रहेगा आपका एक्सियोम अवगृहित, ऐसी स्टेटमेंट जिसको सच माना जाता है बिना किसी प्रूफ के, जैसे -2 + 2 = 4। क्या है ये, तो प्लस माइनस कट जाना चाहिए लेकिन 4 आया है। जैसे कंजक्चर, ऐसी स्टेटमेंट जिसको सच साबित करने के लिए प्रूफ की ज़रूरत होती है। थ्योरम, थ्योरम क्या होती है? जब कंजक्चर कंजक्चर को प्रूफ कर दिया जाता है तो वह थ्योरम कहलाता है। क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अवग्रहित प्रस्ताव है जिन्हें जिन्हें मान लिया जाता है। बी ऑप्शन है अवग्रहित विशेष प्रमेय है, अवग्रहित अवग्रहित परिभाषाएं हैं, अवग्रहित को सिद्धांत सिद्ध करने पर वह प्रमेय बन जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर केवल ए सही है। अवग्रहित एक प्रस्ताव जिसे मान लिया जाता है ना। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों आपके। टाइप नंबर 2 देखते हैं। 1/2, 1/3, 1/4 कंसेप्ट वाले क्वेश्चन। सबसे पहले मूर्त कंक्रीट चीज़ें लेनी है। नंबर 2, फिर उस चीज़ के बारे में बताएंगे, फिर उसको दिखाएंगे, डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, और नंबर 4, और अंत में उसका चिन्ह सिंबल बताएंगे। इसमें क्वेश्चन है, कक्षा 3 के विद्यार्थियों को आधे की संकल्पना का परिचय देने के लिए शिक्षक निम्नलिखित क्रियाकलापों की योजना बनाता है। नंबर 1, चित्र दिखाता है, उसमें आधा प्रदर्शित किया गया है, आधे का चित्र लिखता है, बहुत सारे मूर्त पदार्थों को आधे में विभाजित करता है, कहानी या शब्दों का प्रयोग से आधा प्रदर्शित करता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी पहले आएगा। बहुत सारे मूर्त, सी ऑप्शन पहले आएगा। बहुत सारे मूर्त पदार्थों के आधे में विभाजित करता है। फिर आपका डी आएगा, कहानी या शब्दों के प्रयोग से आधा प्रदर्शित करता है। फिर ए आएगा, चित्र दिखाता है और आधा प्रदर्शित करता है। उसके बाद में बी आएगा, आधे का चिन्ह लिखता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला, मापन से मेजरमेंट से संबंधित हमारा कॉन्सेप्ट है। ये क्वेश्चन है अगला। प्राथमिक स्तर पर लंबाई को मापना विषय पढ़ाने के लिए कौन सा श्रेणी क्रम उत्तम है? आपका पूछा जा रहा है यहाँ पे। तुलना करना, अप्रमाणिक अप्रमाणिक मापों का प्रयोग करना, प्रमाणिक इकाइयों को विकसित करना, प्रमाणिक मापों का उपयोग करना। बी ऑप्शन हो जाएगा, तुलना करना, अप्रमाणिक मापों का उपयोग करना, प्रमाणिक मापों का उपयोग करना, और प्रमाणिक इकाइयों का विकसित करना। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला, टाइप जीन पियाजे का मैथ। जीन पियाजे के अनुसार बच्चा सबसे पहले संख्या और नंबर का संरक्षण कंजर्वेशन करना सीखता है। इसके बाद लंबाई लेंथ का संरक्षण, फिर वजन वेट का, और अंत में वैल्यू का कंजर्वेशन। और प्रोपोर्शनल रीजनिंग का कंसेप्ट भी इन्होंने दिया था। किसने? जीन पियाजे ने। क्वेश्चन है आपका जीन पियाजे से। पियाजे के प्रस्ताव के अनुसार माप में विभिन्न भौतिक राशियों के संरक्षण की योग्यता के विषय में सही कथन का चुनना है आपको। लंबाई में संरक्षण की समझ
संख्याओं के संरक्षण से पहले होती है, गलत। भार के संरक्षण की समझ आयतन आयतन के संरक्षण से पहले होती है, यहाँ पे बी ऑप्शन पहला हो जाएगा सही। अगला अगला क्वेश्चन है, शोएबा कक्षा 5 में पढ़ता है। वह विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों को भिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकता है, लेकिन त्रिभुज में 3 कोण का योग 180 होता है, के अमूर्त प्रमाण को समझने में उसे कठिनाई होती है। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार शोएबा एक्स चरण पर है। किस चरण पे है शोएबा? आपके पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक, संवेदी गामक अवस्था। संवेदी गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष तक होती है आपकी। फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक, फिर 7 से 11 वर्ष तक आपकी मूर्त, फिर 11 से ऊपर की औपचारिक अवस्था होती है। तो मतलब 180 के त्रिभुज, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का ये 180 होता है, ये समझ नहीं पा रहा है बच्चा, तो किस पे हो जाएगा? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। जिसकी आयु 7 से 11 वर्ष की होती है, बी ऑप्शन। शिक्षण से संबंधित आपकी क्वेश्चन है, पाइथागोरस प्रमेय को सिखाने के लिए एक शिक्षक ने एक टी वितरित की है, जिस पर समकोण वाले 4 त्रिभुजों को खींचा गया है, और बच्चे को त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए कहा गया है। उपयुक्त परिस्थितियों में शिक्षक ने उपयोग की प्रयोगशाला विधि, आगमन विधि, निगमन विधि और व्याख्या विधि। व्याख्या विधि छोटे बच्चों के लिए नहीं होती, ये ऑप्शन एक कैंसिल हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, आगमन विधि। अधिगम विकार से संबंधित टाइप, अधिगम विकार से संबंधित क्वेश्चन है ये। यह एक विद्यार्थी को संख्याओं और परिकल्पना में समस्या हो रही है, तो उसमें असमर्थता हो सकती है, जिसका नाम है। परिकल्पना के बारे में समस्या हो रही है संख्याओं और परिकल्पना में, तो क्या हो जाएगा आपका? डिसकैलकुलिया। संख्याओं से संबंधित गणितीय विकार जो होता है डिसकैलकुलिया कहलाता है। डिस्ग्राफिया लेखन विकार होता है आपका, है ना। यहाँ पे गणितीय विकार क्या हो जाता है? डिसकैलकुलिया हो जाता है आपका। और पठन विकार डिस्लेक्सिया होता है। अगला टाइप हमारा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शन सिद्धांत। ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। नॉलेज शुड बी लाइक टू बी आउटर लाइफ ऑफ द स्कूल। पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए। स्टडी शुड बी फ्री फ्रॉम ऑफ रूट सिस्टम। पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो। कैरिकुलम शुड नॉट बी टेक्स्ट बुक सेंटर्ड। विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जोड़ा जाए। द एजुकेशन प्रोवाइडेड इन द स्कूल शुड बी लाइक्ड टू द वेरियस टाइप ऑफ द एक्टिविटी। राष्ट्रीय मूल्य के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किए जाए। स्टूडेंट शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर द नेशनल वैल्यूज। अगला क्वेश्चन हमारा टाइप है गणित की भाषा और महत्वपूर्ण शब्दावली। लैंग्वेज एंड वोकेबुलरी ऑफ मैथमेटिक्स। अंक नंबर क्या होते हैं? न्यूमेरल क्या होते हैं आपके? यह एक नाम है जो सिंबल या नंबर को दर्शाता है, रिप्रेजेंट है। गणित की भाषा सरल और बोधपूर्ण होनी चाहिए। गणित की भाषा बच्चों के मानसिक स्तर के अनुरूप होनी चाहिए और उनके दैनिक जीवन से संबंधित होनी चाहिए। एग्रेगेशन आपका समुच्चय, एग्रेगेशन समुच्चयन और ऑगमेंटेशन संवर्धन।
एग्रीगेशन, जब दो चीज़ों को जोड़ते हैं तो उसे एग्रीगेशन कहते हैं। एग एग टू पेन प्लस टू पेन इज इक्वल टू 4 पेन। एग ऑगमेंटेशन, जब एक चीज को घटाया जाता है तो उसे ऑगमेंटेशन कहते हैं। एग्जाम एग 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 दूध में पानी मिलाना। मुक्त अंत प्रश्न और बंद अंत प्रश्न, ओपन एंडेड क्वेश्चन एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। मुक्त अंत प्रश्न, जिन प्रश्नों के एक से ज़्यादा उत्तर होते हैं जैसे वे कौन से दो नंबर हैं जिनको जोड़ने पर 8 आता है। 2, 6, 8, 7, 1, 8, मतलब एक से ज़्यादा प्रकार से उत्तर को आप दे सकते हैं, वो ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं। मुक्त अंत वाले प्रश्न। बंद अंत क्लोज एंडेड क्वेश्चंस कौन से होते हैं? जिन प्रश्नों का उत्तर केवल एक होता है वो आपके बंद अंत वाले होते हैं। 5 में 3 जोड़ने पर क्या आएगा? 8 आएगा। ये बंद अंत वाला प्रश्न है। अगला टाइप है हमारा रचनात्मक, योगात्मक और निदानात्मक आकलन। फॉर्मेशन, सिमुलेशन और एंड डायग्नोस्टिक असेसमेंट। रचनात्मक, यह टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान या इससे पहले होता है। योगात्मक, रचनात्मक टीचिंग प्रोसेस के दौरान होता है। जिस टाइम पे हम टीचिंग प्रोसेस कर रहे होते हैं उस प्रकार रचनात्मक आकलन होता है आपका। योगात्मक आकलन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस खत्म होने के बाद होता है। निदानात्मक, इसमें सिर्फ कारणों समस्या की पहचान की जाती है। टाइप अगला रहेगा अविकस। इसमें बच्चों को बेसिक काउंटिंग, जोड़ घटा, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू आदि का ज्ञान दिया जाता है। ये आपका अविकस है। यहाँ देख लीजिए। आपका अगला है जियो बोर्ड। इस प्रकार का होता है आपका, आप देख रहे होंगे। इसके माध्यम से बेसिक ज्योमेट्री का ज्ञान दिया जाता है, जिसमें सिर्फ 2D सिर्फ रेक्टेंगल, स्क्वायर और सर्कल का ज्ञान दिया जाता है। 3D शेप का नहीं। जियो बोर्ड में 2D शेप जो होती है उन्हीं का ज्ञान दिया जाता है, लेकिन 3D शेप का। ग्राफ पेपर, इसमें डेसिमल नंबर का ज्ञान दिया जाता है। किसका? डेसिमल नंबर का। ये ग्राफ पेपर है आपका। ये डॉट पेपर, ये आपका डॉट पेपर होता है। इसमें जियोमेट्रिकल शेप और इंग्लिश अल्फ़ाबेट का ज्ञान दिया जाता है। जैसे कि 10 ग्राम आपका इस प्रकार का होता है। इसमें जियोमेट्रिकल शेप की जानकारी दी जाती है पिक्चर के माध्यम से 10 ग्राम में। अगले बेनहिली के स्तर दोस्तों पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर आपने सॉल्व किया होगा तो देखा होगा कि बेनहिली के नियम जो हैं वो पूछे जाते हैं। इससे आपको उनको ध्यान से देखना है। ज्यामिति स्तर, जियोमेट्रिक थिंकिंग के बारे में बेनहिली ने बताया था। ये बेनहिली साहब हैं। प्रमाणिक मापों का इस सिद्धांत में इन्होंने बताया कि बच्चे ज्योमेट्री को किस प्रकार सीखते हैं। इसके लिए उन्होंने 5 स्तर बताए थे। आपको इसके पूछ लिए जाएंगे कितने स्तर बताए बेनहिली ने? तो 5 स्तर बताए। नंबर लेवल 1 बताया आपका चाक्षुषीकरण, विजुअलाइजेशन, जिसमें बच्चे चीज़ों को सिर्फ जानते हैं या उन्हें देखकर उनकी इमेज बना लेते हैं, जिसमें बच्चा आकृतियों की दिखावट के अकॉर्डिंग उनका क्लासिफिकेशन करता है। जैसे कि यहाँ पे उनकी आकृतियों के अनुसार क्लासिफिकेशन मतलब कर लेगा। बिस्किट और रोटी का, अगर बिस्किट के बहुत सारे टुकड़े हैं तो वो बिस्कुट के टुकड़ों को एक साथ मिला के रख देगा। अगर रोटी के टुकड़े हैं तो रोटी के टुकड़े के, मान लीजिए पेन या बुक आपकी रखी हुई है तो उनको मैथ के अनुसार उसका क्लासिफिकेशन कर सकता है आपका लेवल 0 स्तर पर।
लेवल 1 पर विश्लेषण एनालिसिस, इसमें बच्चा चीज़ों को जियोमेट्रिकल नामक जानना शुरू कर देता है। जैसे यहाँ पे ये रोटी बनाई जा रही है, ये रेक्टेंगल है और ये सर्कल है आपका, ये आपका रेक्टेंगल टाइप का है ना। लेवल 2 में आपका अनौपचारिक निगमन इनफॉर्मल डिडक्शन, इसमें बच्चा आकृतियों के बीच रिलेशन बनाना स्मार्ट कर देता है, उनकी इमेजी इमी इमीलेटरिटी के बेस पर। रेक्टेंगल और स्क्वायर आपका लेवल 3 में आपका औपचारिक फॉर्मल, इसमें बच्चा आकृतियों शेप के फॉर्मूले ढूंढने लगता है। लेवल 4 दृढ़ता रिजोर, इसमें बच्चा अपने ज्यामिति चिंतन के अकॉर्डिंग खुद से चीजें बनाता है। गणित की प्रकृति क्या होती है, कैसे होती है? नेचुरल ऑफ मैथमेटिक्स, गणित में संख्याएं, नंबर, स्थान, प्लेस, दिशा, मैग्नीट्यूड तथा मापन या मापतोल मेजरमेंट का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। गणित विज्ञान की क्रमबद्ध संगठन और यथार्थ एक्सएक्ट शाखा है। गणित विज्ञान का अमूर्त रूप एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है। गणित तार्किक विचारों का विज्ञान है। गणित आगमनात्मक प्रायोगिक विज्ञान है। गणित के ज्ञान का आधार हमारी ज्ञानेंद्रियां, सेंस ऑर्गन्स हैं। गणित के नियम, सिद्धांत, सूत्र सभी स्थानों पर एक समान होते हैं, जिससे उनकी सत्यता की जांच वेरिफिकेशन किसी भी समय तथा स्थान पर की जा सकती है। गणित के ज्ञान का उपयोग एप्लीकेशन विज्ञान के विभिन्न शाखाओं तथा भौतिक, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान तथा अन्य विषयों के अध्ययन में किया जाता है। गणित के अध्ययन से आगमन इंडक्शन, निगमन और डिडक्शन तथा सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन की योग्यता विकसित होती है। गणित के अध्ययन से बालक में आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस और आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलियंस का विकास होता है। गणित की तर्क शक्ति, लॉजिक पावर ऑफ मैथमेटिक्स, गणित में तार्किकता की प्रक्रिया, अनुमान लगाना, सामान्यीकरण, विशिष्ट स्थिति, परिकल्पना और प्रमाण। गणित की भाषा क्या होती है आपकी? गणित की भाषा अंतरराष्ट्रीय सार्वभौमिक है। यह क्रमबद्ध और वैज्ञानिक भाषा है। यह संकेतात्मक और चित्रात्मक होती है। गैलीलियो के अनुसार गणित एक ऐसी भाषा है जिससे परमात्मा से संपूर्ण ब्रह्मांड की स्थापना की है। महत्वपूर्ण कथन देख लीजिए। नेपोलियन के अनुसार गणित की उन्नत में ही सबकी उन्नत है, नेपोलियन ने कहा था। हब्स के अनुसार गणित एक पत्थर के समान विषय है। जिस प्रकार पत्थर औजारों को तीव्र करता है, ठीक वैसे ही गणित मस्तिष्क को तीव्र करता है। प्लेटो के अनुसार गणित मानसिक शक्तियों को प्रदर्शित करती है, जिससे सोई हुई आत्म चेतन और जागृत अवस्था में आती है। डटन के अनुसार गणित तर्क समस्त विचार है। जॉन लॉक के अनुसार गणित वो मार्ग है जो बच्चों के मन मस्तिष्क में तर्क की आदत पैदा करता है। मार्शल स्टोन के अनुसार अमूर्त व्यवस्था को मूर्त रूप देना ही गणित है। गॉस के अनुसार गणित विज्ञान की रानी है। रोजर बेकन के अनुसार गणित सभी विज्ञानों का सिंहद्वार व कुंजी है। हॉगवेन के अनुसार गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण। डायग्नोस्टिक
और रिमेडियल टीचिंग। निदानात्मक शिक्षण डायग्नोस्टिक टीचिंग। निदान का अर्थ होता है कारण जानना, यानी उसमें बच्चे की असफलता कमियों कठिनाइयों का पता लगाया जाता है। उपचारात्मक शिक्षण रिमेडियल टीचिंग बच्चों की कमियों का पता लगाने के बाद उसका समाधान करना या फिर दोबारा से शिक्षण करवाना उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। सामुदायिक गणित कम्युनिटी मैथमेटिक्स। समाज के प्रत्येक वर्ग के लोगों को गणित के ज्ञान की आवश्यकता होती है। हमारे समाज में प्रत्येक व्यक्ति जो अपनी जीविका कमाता है तथा आय व्यय करता है उसे किसी न किसी रूप में गणित के ज्ञान की आवश्यकता होती है। सामाजिक जीवन जीने के लिए गणित के ज्ञान की अत्यधिक आवश्यकता होती है। समाज में होने वाले सभी प्रकार के लेन देन, व्यापार वाणिज्य, उद्योग, सेवाएं आदि सभी गणित पर निर्भर करती हैं। समाज की उन्नति को उचित ढंग से समझने एवं समाज को प्रगति के रास्ते पर चलाने में गणित की प्रमुख भूमिका होती है। औपचारिक मूल्यांकन इवैल्यूएशन शॉर्ट फॉर्मल। यह मूल्यांकन का वह तरीका है जिसमें अध्यापक या प्रेक्षणकर्ता द्वारा छात्रों की सीखने की प्रगति का समय समय पर लिखित या मौखिक रूप से मूल्यांकन किया जाता है, जिसमें विद्यार्थी को पता रहता है कि उसका मूल्यांकन किया जा रहा है। और इस प्रकार के मूल्यांकन से मुख्यतः छात्रों की शैक्षिक उपलब्धियों का ज्ञान प्राप्त होता है। औपचारिक मूल्यांकन की प्रमुख विधियां। जांच सूची चेकलिस्ट। जांच सूची में कुछ कथन दिए होते हैं। उन कथनों के संबंध में बालक को हाँ या नहीं में उत्तर देना होता है। इसमें प्रश्न तथा कथन वस्तु स्पष्ट होती है। प्रश्नावली। इसमें विद्यार्थियों को की छपी हुई प्रश्नों की एक सूची दे दी जाती है जिन पर वह अपने उत्तर लिखकर अध्यापक को वापस कर देते हैं। प्रदत्त कार्य ऐसी असाइनमेंट। छात्रों को अध्यापक द्वारा किसी विशेष विषय प्रदत्त कार्य असाइनमेंट दे दिया जाता है जिसमें उस विषय से संबंधित इम्पोर्टेंट पहलुओं को शामिल किया जाता है, जिसे पूरा करने के लिए छात्र को कुछ समय दिया जाता है और वह उससे घर पर रहते हुए भी कर सकता है। लिखित परीक्षाएं इन परीक्षाओं के में निबंधात्मक प्रश्न, ऐसे टाइप तथा वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप मुख्य हैं। निबंधात्मक परीक्षा में छात्रों को विस्तार पूर्वक उत्तर लिखने होते हैं, जबकि वस्तुनिष्ठ परीक्षा में सरल और संक्षिप्त उत्तर देने होते हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षा दो प्रकार की होती है। पहली प्रमापित स्टैंडर्डाइज्ड जिनके सामान्य स्तर नॉर्मल पहले से ही स्थापित किए जाते हैं, तथा दूसरी अध्यापक निर्मित टीचिंग मेड जिनमें प्रश्नों का निर्माण शिक्षक स्वयं करता है। मौखिक परीक्षाएं। इन परीक्षाओं में मौखिक प्रश्न, वाद विवाद, विचार विमर्श और नाट्य प्रदर्शन आदि सम्मिलित किया जाता है। अनौपचारिक मूल्यांकन इवैल्यूएशन थॉट फॉर्मल। अनौपचारिक मूल्यांकन में छात्रों का मूल्यांकन अध्ययन या प्रेक्षणकर्ता द्वारा बिना उनकी जानकारी के किया जाता है। इन मूल्यांकन द्वारा छात्रों का गुणात्मक मूल्यांकन किया जाता है। अनौपचारिक मूल्यांकन की प्रमुख विधियां। अवलोकन या निरीक्षण ऑब्जर्वेशन। यह विधि छोटे छात्रों पर अपनाई जाती है, जिसमें अध्यापक बच्चे की गतिविधियों को देखते हुए और उनका अवलोकन करते हैं। इन तकनीक का उपयोग बालकों की योग्यता और व्यवहार के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है।
संवाद इस विधि में बच्चों का आपस में किसी विषय वाद या वाद विवाद कराया जाता है, जिससे आपस में एक दूसरे के प्रति व्यवहार का पता चलता है। अभिलेख अभिलेखों में छात्रों से संबंधित विशेष घटनाओं को अंकित किया जाता है, जिसके द्वारा अध्यापक को उनके संवेगात्मक व्यवहार के बारे में पता चलता है। गणित में शिक्षण की समस्याएं, टीचिंग प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स। छात्रों का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य। प्राथमिक स्तर पर छात्रों का गणित में कमजोर होना, गणित शिक्षण के लिए उचित वातावरण न होना, पाठ्यक्रम की संरचना की समस्या, शिक्षक का व्यवहार, अध्यापक का संबंध, विषय का सही ज्ञान न होना, उचित शिक्षण विधि का उपयोग। त्रुटि विश्लेषण, एरर एनालिसिस क्या होता है? छात्रों की अध्ययन संबंधी कठिनाइयां या त्रुटियों का पता लगाकर उनके कारणों की खोज करना ही त्रुटि विश्लेषण कहलाता है। गणित शिक्षा में त्रुटि की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा ही बच्चे सीखते हैं। गणित में त्रुटियां तथ्यात्मक और प्रक्रियात्मक हो सकती हैं। त्रुटियां बच्चों द्वारा प्राप्त अंकों के बारे में प्रतिक्रिया प्रदान करती हैं। त्रुटियों के प्रकार, लापरवाही त्रुटियां और कंप्यूटेशनल त्रुटियां और व्यक्तिगत त्रुटियां और अवधारणात्मक त्रुटियां। सांख्यिकी स्टैटिक्स, संख्यात्मक आंकड़ों का व्यवस्थित अध्ययन सांख्यिकी कहलाता है। आंकड़ों के प्रकार, प्राथमिक आंकड़े, जब कोई व्यक्ति खुद आंकड़े प्राप्त करता है। प्राथमिक आंकड़ों को प्राप्त करने की विधि, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, स्थानीय स्रोतों से सूचना प्राप्त करना, प्रश्नावली भरवाकर और प्रगणकों द्वारा सूची भरवाना, द्वितीय आंकड़े या द्वितीय आंकड़े। इन आंकड़ों को सरकार द्वारा भविष्य की योजनाओं के निर्माण में प्रयोग में लाया जाता है, क्योंकि यह पहले प्रकाशित या अप्रकाशित हो चुके हैं। द्वितीय आंकड़ों को प्राप्त करने की विधि, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन, सरकारी प्रकाशन और अर्ध सरकारी संस्थाओं का प्रकाशन, व्यापारी संस्थाओं का प्रकाशन, पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन। आपके ये कंप्लीट थ्योरी होती है दोस्तों। यहाँ से आपके क्वेश्चन आंसर रहेंगे। ये क्वेश्चन आंसर आगे देखते हैं। चलो 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद में इसकी आगे देखेंगे वीडियो। पहला प्रश्न है, प्राथमिक श्रेणी के बच्चों के लिए सन्निकटन और अनुमान की समझ निम्नलिखित संकल्पना में से किस संकल्पना के विकास की ओर ले जाएगी? संक्रामिता, मापन, नमूनों और परिकल्पनाओं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नमूनों की तरफ नहीं ले जाएगी, यहाँ पे संक्रामिकता, मापन और परिकल्पना की ओर ले जाएगी। चौथा ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब कुछ बच्चों को 567 को लिखने के लिए कहा जाता है, तब उन्हें 567 लिखा। इस त्रुटि का सर्वाधिक उपयुक्त कारण क्या हो सकता है? बच्चा कक्षा में अध्ययन नहीं थोड़ी ध्यान नहीं दे रहा और एक लापरवाही से होता है। गलत, पहला गलत हो जाएगा। बच्चा एक सतर्क श्रोता है, किंतु स्थानीय मान की अवधारणा को स्थापित नहीं कर पाया। यही ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि 567 लिखने थे, तो उसे स्थानीय मान की समझ न होने के कारण उसने आपके इस प्रकार से 567 लिखे उसने, है ना। बच्चा केवल 2 अंक की संख्याएं पहचानता है, ये गलत हो जाएगा। स्थानीय मान की अवधारणा
पढ़ाने में शिक्षक की नाकामी, ये भी गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से सांस्कृतिक विशिष्ट ज्ञान का उदाहरण है जो कि प्रारंभिक स्तर के गणित अधिगम में बहुत छोटे बच्चों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अधिगमकर्ता द्वारा प्रयुक्त संख्या शब्द, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और संख्या संक्रियाएं ये छोटे बच्चे नहीं कर पाते। और दिक् स्थान संबंधी समझ भी नहीं होती छोटे बच्चों में। और गणितीय पहेलियां आदि हल करना ये भी छोटे बच्चों में नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित के अधिगम के संबंध में सही पूछा जा रहा है आपका? लड़कियों की तुलना में लड़के गणित सीखने में बेहतर होते हैं, ये तो जेंडर रूढ़वादिता को दिखाता है। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इस प्रकार के नेगेटिव वर्ड्स होते हैं। विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए अलग कक्षाएं होनी चाहिए क्योंकि वे अन्य बच्चों के साथ नहीं सीखते। ये भी आपका गलत प्रश्न हो जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति गणित सीख सकता है, ये यहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति गणित सीख सकता है, बिल्कुल बात सही है, यही आपका सही हो जाएगा। गणित में प्रक्रियात्मक प्रवाह सदैव अवधारणात्मक स्पष्टता की ओर ले जाएगा, सदैव नहीं, सदैव केवल सदैव इस प्रकार के शब्द नेगेटिव वर्ड के अंतर्गत आते हैं। कभी भी आपको इस प्रश्न में मिल जाए तो आप उसे 90% वो गलत ही होता है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 गणित की पाठ्यचर्या को महत्वाकांक्षी होने के लिए तर्क प्रस्तुत करती है। इस दृष्टि को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सारवाद उपयुक्त है? पाठ्यचर्या का संख्या ज्ञान में विद्यार्थी की क्षमताओं का विकास करना आवश्यक है, ये पहला गलत है। पाठ्यचर्या का गणितीय चिंतन और विवेचन के लिए विद्यार्थी के आंतरिक संसाधनों का विकास करना आवश्यक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर के गणित पाठ्यक्रम को खाली जगह एक्स पर सबसे कम केंद्रित होना चाहिए। प्रासंगिक गणितीय शब्दावली के विकास, बिल्कुल सही है ये। दिक् स्थान संबंधी समझ होनी चाहिए, बिल्कुल सही। प्रतिमानों और प्रतिरूपों की पहचान, बिल्कुल सही है। समस्याओं को हल करने के लिए मानक कलन विधि के प्रयोग करेंगे प्रयोग, ये गलत हो जाएगा। मानक कलन विधि आपकी नेगेटिव वर्ड के अंतर्गत आती है, इसका प्रयोग नहीं कर सकते आप। निम्नलिखित में से कौन सा, यही चौथा वाला सही हो जाएगा आपका। गलत पूछा था, गलत ही आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन का उद्देश्य नहीं है? नहीं पूछा जा रहा है यहाँ पे। बच्चे की भ्रांतियों के बारे में जानना, बिल्कुल सही है ये। ज्ञान के निर्माण में बच्चे की समझ को आंकना, बिल्कुल सही है। पिछली अवधारणा पर आधारित नई अवधारणा को प्रस्तुत करना, क्या पिछली अवधारणा के आधार पर नई अवधारणा प्रस्तुत करेंगे? अभी वर्तमान के अनुसार नहीं बना सकते, यही गलत हो जाएगा आपका। यह जानना कि शिक्षण युक्त विधि उपयुक्त है या नहीं, ये भी सही है। तीसरा गलत है, यहाँ पे गलत ही सही है। प्राथमिक कक्षा की एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में गणितीय तर्कड़ा या विवेचन के कौशल के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्य उसकी सबसे उपयुक्त तरीके से सहायता कर सकते हैं? ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अपनी कक्षा में गणितीय क्रीड़ाओं और पहेलियों का उपयोग करना, बिल्कुल सही है। अभ्यास के लिए दिए गए एक सूत्र पर आधारित बहुत सारे प्रश्न एक सूत्र पर खाली करेंगे क्या? नहीं, ये गलत वर्ड हो जाएगा आपका। नियमित कक्षा परीक्षाओं का आयोजन करना, ये हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा उपयुक्त पहला दूसरा हो जाएगा। श्यामपट्ट पर पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों को हल करना, ये भी थोड़ा कम है। मतलब सबसे अच्छा प्रश्न का उत्तर देना होता है आपको यहाँ पे पेडागोजी के प्रश्नों में।
निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल की पाठ्यचर्या और शिक्षा शास्त्र के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के प्रावधानों का निरूपण करता है? जैसे कि अधिगम पहला है अधिगम समग्र और एकीकृत होना चाहिए, बिल्कुल सही है। 5334 के नए डिजाइन में स्कूल पाठ्यचर्या और शिक्षा शास्त्रों को पुनर्गठित करना, बिल्कुल सही है। यहाँ पे भी ऑप्शन ए और बी सही हो जाएंगे। तीसरा भी पढ़ लेते हैं। 5233 ये गलत ही होगा, है ना, कि नए डिजाइन में स्कूली पाठ्यक्रम और शिक्षा शास्त्रों को पुनर्व्यवस्थित करना। आपके जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या एनईपी 2000 जो है, एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार जो है हमारे नई पाठ्यचर्या किस प्रकार की बनाई है? आपकी 5334 की बनाई है, न कि 5233 की बनाई है। अगला, फाउंडेशन स्टेज में औपचारिक पाठ्य पुस्तक से अधिगम संबंधित होना चाहिए। क्या फाउंडेशन स्टेज पे ही क्या औपचारिक क्रिया को समझाने लगेंगे आप? तो ये भी गलती हो जाएगा आपका। एक शिक्षक हस्तकौशल सामग्री जैसे कि ब्लॉक, मार्बल इत्यादि का उपयोग गुणन की अवधारणा को विकसित करने के लिए किए करता है। इस प्रकार की हस्त कौशल सामग्री का उपयोग यहाँ पे विद्यार्थियों में दुविधा या असमंजस उत्पन्न करता है। ये गलत हो जाएगा आपका। औपचारिक कलन विधि को समझने में बाधा डालता है। कलन विधि का हो ही नहीं सकता आपका, ये है ना। दुविधा असमंजस डालना, ये भी गलत हो जाएगा। छोटे बच्चों को खाली समय देना। अवधारणात्मक अधिगम में सहायक होता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। निम्नलिखित में से किसका उपयोग बच्चों में किसी विशेष भ्रांतियां एवं अधिगम में आ रही कठिनाइयों के विश्लेषण के लिए किया जाता है? आपके मानक संदर्भित परीक्षा गलत, मानदंड संदर्भित परीक्षा गलत, आपकी ऑप्शन सही हो जाएगा। नैदानिक औपचारिक शिक्षण विधि गलत। गणित के शिक्षक ने निम्नलिखित 4 प्रश्नों को सामने रखा। इनमें से कौन सा प्रश्न कौन सा है? क्या पूछा? मुक्त उत्तर वाला प्रश्न है। मुक्त उत्तर वाले प्रश्न ऐसे प्रश्न होते हैं जिसके एक उत्तर के एक प्रश्न के अनेक उत्तर हो सकते हैं, है ना। यहाँ पढ़ते हैं। यदि दो संख्याओं का योग 15 है और उनमें से एक संख्या 7 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी? बताइए कितनी हो जाएगी आपकी दूसरी संख्या? 6, 7, 6 कितने होते हैं? 8, 8, 7, 15, है ना। तो दूसरी संख्या 15 हो जाएगी। ये तो मुक्त अंत वाला प्रश्न नहीं है, बंद अंत वाला है। आपका क्या पूछा? मुक्त अंत वाला पूछा है। यदि अनिल की आयु 7 वर्ष है और उसके पिता की आयु उसकी आयु से 5 गुनी है तो पिता की आयु कितनी होगी? अनिल की आयु 7 वर्ष है, 5 गुनी है, 7 पंजे 35, तो उसकी पिता की आयु 35 वर्ष होगी, है ना। ये भी बंद अंत वाला प्रश्न है। ये ऑप्शन देखते हैं। यदि दो संख्याओं का योग 17 है तो वे संख्याएं कौन कौन सी है? मतलब 17 लाना है आपको, कैसे भी करके लाइए। आप जोड़ सकते हैं, एक में 16 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा, है ना, और 10 में 7 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से भी प्रश्न बना सकते हैं। तो ये आपका किस प्रकार से हो गया? एक उत्तर को लाने के लिए अनेक प्रकार से ला सकते हैं, तो यही मुक्त अंतर वाला हो जाएगा आपका प्रश्न, सी ऑप्शन। 17 में क्या जोड़ा जाए कि वह 23 हो जाए? 17, 5, 23 होते हैं, 5 जोड़ने पर ये तो बंद अंत वाला हो जाएगा।
ज्यामितीय आकृति के शिक्षण के दौरान समग्र शिक्षक ऐतिहासिक स्थान के भ्रमण की योजना पर विचार करती है। यह प्रतिबिंबित करता है। यह सीबीएसई ने चित्र भ्रमण की अनुशंसा की है, अतः यह आवश्यक है। गलत। एक नित्य क्रम गणित की कक्षा से अच्छा विराम प्राप्त करती है और ऐतिहासिक स्थानों पर जाने का अवसर देती है। सी ऑप्शन देखते हैं। आकृतियां किसी भी वास्तुशिल्प का अनिवार्य भाग है और इस प्रकार के भ्रमणों से गणित को कक्षा के पार ले जाने में प्रोत्साहन मिलता है। सी ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा भी पढ़ लेते हैं। अध्यापक ने निर्धारित समय से पहले ही अधिकतर पाठ्यक्रम पूरा कर लिया और अब खाली समय अवकाश देना चाहता है। ये भी गलत हो जाएगा। एक बच्ची गेंदों की गणना एक गेंद और उंगली रख कर और क्रम से उस संख्या का नाम बताते हुए कर रही है। उसने कुछ गेंदों की 2 बार गणना की। इस बच्ची में पूर्ण संख्या के किस अवधारणा को अवधि और मजबूत करना है। एक पहला ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। एक से अधिक संगतता, एकिक संगतता पर पंक्तिबद्धता का नहीं, वर्गीकरण का नहीं, गणन संख्या का भी नहीं। गणित के शिक्षक के पेशेवर विकास के लिए निम्नलिखित में से वांछनीय नहीं है। आपका गणित की कार्यशालाओं को गोष्ठियों में उपस्थित करना बिल्कुल सही है। शिक्षण अधिगम के प्रावधानों को विकसित करना बिल्कुल सही है। अपने और दूसरे विद्यालयों के गणित के शिक्षकों के साथ नियमित वार्तालाप करना, ये गलत हो जाएगा। गलत ही आपकी बात वांछनीय नहीं है, यही पूछा गया था। और आपसे शिक्षक विकास फैकल्टी डेवलपमेंट के कार्यक्रमों में भाग लेता है, बिल्कुल सही है। एक गणित की अध्यापिका ने अपनी कक्षा के समक्ष निम्नलिखित प्रश्न रखा। 4 अंकों 7, 8, 4, 6 को लीजिए। इस तरह से 4 अंकों वाली सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बनाइए कि कोई भी अंक उनमें दोबारा न आए, अर्थात किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो। छात्रों के विविध जवाबों के बाद वे छात्रों से पूछती हैं, आपने जो संख्याएं बनाई हैं उनमें अंकों के क्रम के बारे में सोचिए। क्या आप बता सकते हैं कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या कैसे बनी और अपनी क्रियाविधि को लिखिए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन उपयुक्त के संदर्भ में सही है। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। शिक्षक छात्रों द्वारा दिए गए उत्तर में मानसिक और उनकी चिंतन प्रक्रिया को समझना चाहती है। 17वां प्रश्न देखते हैं। कथन में दी गई जानकारी के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सी सुझाई गई शिक्षण विधियां विद्यार्थियों को गणितीय ज्ञान का निर्माण करने का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करती हैं। कथन, एक शिक्षक इस अवधारणा को पढ़ाना चाहता है कि चतुर्भुज में कोणों का योग 360 होता है। शिक्षण विधि आपकी दे रखी है, केवल तीसरा यहाँ सही हो जाएगा। शिक्षक छात्रों को कागज के एक टुकड़े व विभिन्न प्रकार के चतुर्भुज बनाने के लिए कहता है और उसके आंतरिक कोणों को मापने और प्रत्येक प्रकार के चतुर्भुज में कोणों का योग खोजने के लिए कहता है। पहला तीसरा बिल्कुल सही है यहाँ पे।
18वां पढ़ते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार विविध संस्कृतियों में पटरी विक्रेता और आम लोगों द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित को प्राइमरी कक्षा के गणित पाठ्यचर्या में शामिल किए जाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? औपचारिक गणित और पटरी विक्रेता आम लोगों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले गणित में कोई कठिनाई नहीं, कोई संबंध नहीं, ये गलत हो जाएगा। होता है, संबंध होता है। आम लोगों द्वारा प्रयुक्त गणितीय क्रियाएं काफी समृद्ध और महत्वपूर्ण है और उनको अच्छी चर्चा में शामिल किया जा सकता है। विभिन्न संस्कृतियों में प्रयुक्त गणितीय व्यवहारों को शामिल करना गणित के अधिगम की को रुचिपूर्ण और प्रासंगिक बनाने के लिए किया जा सकता है। विविध पृष्ठभूमि से आए बच्चे संख्याएं, गिनती और परिकलन के विविध तरीकों को कक्षी चर्चा में शामिल कर सकते हैं। 19वां प्रश्न है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है आपको तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम 2 प्रश्न और अभी रीड करेंगे। जब बच्चों को 2 भिन्नों को जोड़ने के लिए कहा जाता है तब यह सामान्य त्रुटि जो गणित का शिक्षक अक्सर पाता है वह यह है कि बच्चे अंश को अंश के साथ और हर को हर के साथ जोड़ देते हैं। ऐसी त्रुटि का सबसे संभावित कारण क्या हो सकता है? ये ऑप्शन हो जाएगा प्राकृतिक संख्याओं के योग से संबंधित बच्चों की पूर्व समझ। 20वां प्रश्न रहेगा हमारा, निम्नलिखित में से आकलन की कौन सी विधि अधिगमकर्ताओं के बीच गणित में भय और चिंता को कम करने में सहायता करेंगे? आपका परियोजना और सहयोगी अधिगम, तो ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। चौथा प्रश्न यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आने वाला वीडियो आपके को प्राप्त हो सके। उसके लिए बेल आइकन प्रेस कर लें। चलिए दोस्तों, नमस्कार, फिर मिलते हैं। नमस्कार।